बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जावेद गफ़ारी आपकी खिदमत में हाजिर, और इस दफ़ा भी मेरे साथ मौजूद हैं हाजी अकबर सीनियर एडवोकेट हैं। लास्ट टाइम भी हमारी बात हुई थी और हमने डिस्कस किया था कराची का सबसे बड़ा करप्शन, और कराची के अंदर बात की जाए अच्छा कर और करप्शन, ये कराची से मिलते जुलते भी हैं। कराची करप्शन के बगैर और करप्शन कराची के बगैर शायद नहीं चल सकता। आजकल की यही जो चीज़ चल रही है उसके ऊपर हम बात करेंगे। कराची के उस मेगा करप्शन केस के अब कोई अपडेट है या नहीं है, ये भी हाजी साहब से जानेंगे। और हाजी साहब से आज हम कुछ और भी बातें करेंगे। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं हाजी साहब? ठीक ठाक हैं? हाजी साहब, लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था 70 अरब का एक मेगा करप्शन आप सामने लाए, और आप इसमें लाहौर सिंध हाई कोर्ट के अंदर पेश भी हो रहे हैं। उसकी कोई अपडेट है तो वो आगाह करें। अपडेट तो है, देखें नेक्स्ट इसमें हेयरिंग नेक्स्ट मंथ में है इसकी, और उसमें हमने ये जो केस फाइल किया था बेसिकली हमने एक स्पेसिफिक छोटी सी जगह पर फाइल किया था। वो एक पार्किंग की जगह थी जिस पे एक जो है वो तामीरात कराई गई, और फिर वही तामीरात वाली जगह जो है वो डिपार्टमेंट ने उसको ऑन भी कर लिया। ऑन करने के बाद उनको वेरिफिकेशन भी दे दी। उसके बाद जो हाई कोर्ट में हॉनरेबल जज साहबान ने क्या किया कि उस ऑर्डर को इम्यूनिटी एरियाज़ और इम्यूनिटी एरिया जो प्लॉट्स थे उन सब पर ऑर्डर जारी कर दिया और रिस्ट्रेन कर दिया किसी भी किस्म के काम करने से। तो अब तक की वो रिस्ट्रिक्शन जारी है, और वो जो ऑर्डर है वो अभी तक मेंटेन है। अभी तक कोई काम उस पर नहीं हो रहा। इन लोगों को काफ़ी टफ टाइम मिला है, बहुत ज़्यादा परेशान है। जो इसमें जो पिटिशनर हैं उन पे तरह तरह के प्रेशर दिए जा रहे हैं, और काफ़ी इनके ख़िलाफ़ कंप्लेनें भी फ़ाइल की गई, इनको हिरासा भी किया गया। मगर पिटिशनर का कहना यही है कि हम हक़ की बात कर रहे हैं, हम एक पाकिस्तानी हैं। हाँ, एक बुरा काम हो रहा है, ये हमारा इलाका है, हमारे बच्चों की खेलने की जगह है, ग्रीन बेल्ट है, इस पर गैर कानूनी तामीरात में हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। वो इस वक्त इसी जद्दोजहद के साथ आगे कदम बढ़ा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम इसको कामिल तकमील तक पहुंचा के रहेंगे, और ये जो गलत एक्स्ट्रा कटिंग वगैरह हुई है हम इंशाल्लाह जो है ये काम मुकम्मल करके रहेंगे। जी हाई साहब से ये जो बात हो रही है इस केस का मैं ओवरव्यू एक दफ़ा दोबारा दे देता हूँ कि लास्ट टाइम जब हम इसमें बैठे हुए थे प्रोग्राम में तो हमने ये डिस्कस किया था कि लियारी रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट के तहत 2900 लोगों के घर थे जिनको दोबारा जब किया गया, उन्होंने जब अपील की कि हमारे ये घर जो हैं उसके साथ पार्क जो है उनको बढ़ाया गया है, उस पार्क को कट कर दिया गया है, तो उसको बेचकर 3800 लोगों को दे दिया गया। अब 2900 लोग भी अभी तक कोर्ट में हैं और 3800 लोग भी कोर्ट में आने वाले हैं। और ये जो एरिया है इसके अंदर 70 अरब की करप्शन का जो है वो तखमीना लगाया गया, और उसको डिस्कस हो रही है सिंध हाई कोर्ट के अंदर। ये मामला हमने सिर्फ रिव्यू इसलिए दिया ताकि आपको पता हो कि लास्ट टाइम हम किस सेगमेंट में बात कर रहे थे, और अभी उसकी अपडेट इन्होंने बताया कि उसके ऊपर जो कोर्ट ऑर्डर्स मौजूद हैं और उसके ऊपर स्टे लिया हुआ है, और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती जो वहाँ की इंतज़ामिया है, क्योंकि ये इंतज़ामिया के खिलाफ एक बाकायदा तौर पर केस है जिसके अंदर बाकायदा तौर पर करप्शन हुई है, और करप्शन के तमाम तर सबूत और गवाहान वो जिंदा मौजूद हैं। आई साहब, आज कोई ऐसा केस बताएं, कोई ऐसी चीज़ बताएं जिसको अभी हाल ही में आपने इख्तिताम पजीर किया हो, और उसके अंदर आपको कभी कभी बैठे बैठे भी आ जाती हो कि ये भी केस हमें टेकअप करना पड़ा, और इस केस के ऊपर रिजल्ट क्या निकला, वो ज़रा आगाह कीजिएगा। देखें, ये बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट केस है जो आजकल स्पेशली कारोबारी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि कारोबारी लोगों का जो लेन देन होता है ज़्यादातर वो चेक्स वगैरह पे होता है, पेमेंट के डिले पे होता है कि वो चेक्स दे दिए, वो हफ्ते के दे दिए, इसी पे कारोबार चलता है। मगर इसमें ये भी हो जाता है कि वो चेक्स बाउंस भी हो जाते हैं, उसमें फ्रॉड भी हो जाता है, जो उनके लिए बहुत सारे मसाइल से दो चार होना पड़ता है। लेकिन इसमें इस चेक्स के हवाले से ऐसे भी मामलात सामने आते हैं, क्योंकि चेक्स का जब केस होता है तो चेक जो है वो एक सबसे बड़ा सबूत वो होता है। लास्ट टाइम एक ऐसा हुआ था कि अभी अभी वो केस जो है डिस्पोजल किया है जज साहब ने, बड़े माहिर जज हैं, बड़े काबिल तरीन इंसान है, और उन्होंने तमाम सिनेरियो को मद्देनज़र रख कर ये फैसला किया
हुआ ये था बेसिकली कि दो पार्टीज थे आपस में। आप तो पार्टीज का जिक्र नहीं करना चाहते ना करें, लेकिन जज साहब का मेरे तो नाम कहना बता सकते हैं कि कि जज साहब नहीं, खैर वो तो जज साहब का नाम मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा, नहीं क्योंकि बताऊंगा। बात ये है कि वो तमाम जजेस हमारे लिए बहुत ज्यादा काबिल एहतराम है, सही। बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंस है, और जो भी जज कोई भी फैसला करता है तो वो कानून को और लॉ के मुताबिक यानी ऑन बेसिस ऑफ मेरिट करता है। किसी की जातियात तो इसमें होते नहीं है। बहुत अच्छे जजेस हैं, अच्छा फैसला। इस केस के हवाले से जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि एक शख्स था, कोई कारोबारी बंदा था, उसने क्या किया कि कोई हेल्प के तौर पर किसी की मदद करना चाहिए। हेल्प के तौर पे किसी की मदद की, उनके आपस में अच्छे रिलेशनशिप थे, तो उन्होंने गुड फैथ में एक उनको कहा कि आप लोग की कोई रिहाइश की जगह नहीं है, तो मैं आपको पैसे दे देता हूँ, आप कोई जगह खरीद लें, कोई फ्लैट खरीद लें, कोई जगह खरीद लें, और जगह खरीदने के बाद फिर आप उसमें रहिएगा, वो मेरे नाम पे खरीदी जाएगी। तो जो जिनको दरकार थे पैसे, उन्होंने कहा कि जनाब आप अगर मालिक से बात करेंगे तो वो आपको महंगा देगा, हम अगर बात करेंगे तो हमें कुछ पैसे बच जाएंगे, तो आपका फायदा हो जाएगा, तो आप अगर हमें चेक दे दें, हम उनको दे के और सौदा करवा लेते हैं। तो मेरे फरीक ने क्या किया कि चेक इनको इशू कर दिया। अब वो वेट कर रहे थे कि जनाब वो कब खरीदी जाएगी। जब उन्होंने कहीं मालिक से पूछा या मिले या किसी रिसोर्सेज से उनको पता चला कि जनाब ना तो वो जगह बिक रही है और ना ही वो खरीद रहे हैं, बल्कि जिनको चेक दिए गए हैं वो कैश करा के यहाँ से चले जाएंगे, तो इन्होंने क्या किया कि जाके बैंक्स में जाके अपना चेक स्टॉप करा लिया कि कहीं कैश ना हो जाए। जिस पर दूसरे फरीक को तेश आया और उन्होंने इनकी एक झूठी FIR कटवा दी। अच्छा, कि जनाब हमारे इनके ऊपर पैसे थे, इनके बदले में इन्होंने हमें चेक इशू किया और चेक चूंकि बाउंस हुआ। खैर ये मैटर चला, कोर्ट प्रोसीडिंग वगैरह हुई, वो प्रूव ना कर सके, अपनी ट्रांजैक्शन प्रूव ना कर सके कि इन्होंने कैसे इनको पैसे दिए थे। इन केसेस में ज्यादातर जो 489 यानी F के हवाले से चेक बाउंस के मैटर होते हैं, उसमें ट्रांजैक्शन जरूरी होती है कि आपने पैसे कैसे दिए, वो सबूत आपने कोर्ट में लाजमी देने हैं। हाई साहब, मैं जो अब तक समझा हूँ वो मैं अपने ऑडियंस को भी समझा देता हूँ कि एक चेक है जो कि दिया गया है और उसकी कॉस्ट जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड शायद 52 लाख थी। 52 लाख का चेक एक शख्स ने, एक कारोबारी शख्स ने दूसरे दोस्त को या अजीज को दिया ताकि वो उस फ्लैट को खरीद सकें, और वो फ्लैट अगर खरीदेंगे तो वो मलकियत उस शख्स की होगी जिसने ये 52 लाख का चेक दिया था। लेकिन उसको खबर मिली कि ये जो मामला है ये फ्रॉड की तरफ जा रहा है। उसे अंदेशा हुआ कि ये फ्लैट वो खरीद नहीं रहे बल्कि वो इसको रकम चुराने का वो रखते हैं, जहन में बना चुके हैं आइडिया। उसके ऊपर इसने, जो शख्स ने 52 लाख का चेक दिया था, इसने चेक स्टॉप करवा दिया, और वो जब पेमेंट लेने के लिए गए तो वो चेक क्योंकि बाउंस हुआ तो उसके ऊपर उन्होंने FIR करवा दी कि हमारी पेमेंट लेनी थी हमने और उसको दिया नहीं। तो ये वकील साहब उसका केस लड़ रहे हैं और अभी रिजल्ट भी आपको बता देंगे कि इसका रिजल्ट क्या निकला। लेकिन जो चेक था 52 लाख का वो बाउंस हुआ, तो उस शख्स ने जिसने ये चेक लिया था, हालांकि ये बंदा उसके साथ नेकी करने जा रहा था, इसलिए वो कहते हैं कि नेकी करें तब भी सोच समझ के करें कि आप किसके साथ कर रहे हैं और किस तरह की नेकी कर रहे हैं। आप नेकी की नीयत से करते हैं, अगला बंदा कुछ भी कर सकता है। उनके बहुत जबरदस्त मरासिम थे, आप खुद अंदाजा लगा लें। जिसको 52 लाख का चेक दिया गया उसके ताल्लुकात किस नोयत के होंगे, लेकिन उन्होंने फिर भी, क्योंकि उनके दिल में बेईमानी थी, उन्होंने इन 52 लाख का चेक देने वाले के ऊपर ये मुकदमा कर दिया कि इसने हमारे साथ फ्रॉड किया, इसने हमारी रकम देनी थी और वो नहीं दी। भाई साहब, अब उस का क्या बना उस केस का? इस केस का जब ट्रायल हुआ, वो अपने ही रकम यानी जो उसने एक मदद करने के लिए दी थी, वो अपने ही पैसों के लिए जेल भी गया। बेचारे ने अंदर तकरीबन जेल में 9 दिन काटे। जब वो जमानत पे रिहा हुआ, उसके बाद केस ट्रायल हुआ, तो अदर साइड जो थे वो कोई सबूत ट्रांजैक्शन के हवाले से पेश न कर सके, उनके बयानों में तजाद थे।
इन तजादों के बुनियाद पर कोर्ट ने इनको बेनिफिट ऑफ डाउट के तहत बरी कर दिया कि जनाब ये केस जो है वो आपके खिलाफ साबित नहीं होने जा रहा, तो ये इनको कोर्ट ने बाइज्जत तौर पे बरी कर दिया। और तो ऐसे हालात में अगर लोग किसी की मदद भी करना चाहें को केसेस के हवाले से, तो स्पेशली अगर आजकल आप किसी की मदद भी करेंगे तो वो भी आपने देखभाल के करनी है, न कि ये रिजल्ट निकले जो अभी मैंने केस का हवाला। अच्छा, अमूमन भाई साहब देखते हैं, ये तो चलो अच्छा हुआ कि दोनों साइड से दोनों को इंसाफ मिला। जब एफआईआर की तो उसको उसके ऊपर एफआईआर भी हुई और उसके बाद उसको जेल में भी डाला गया। लेकिन जब इंसाफ के कटहरे में आए तो उसको भी इंसाफ मिला कि उसने चेक, क्योंकि वो उसकी नीयत जो थी वो साफ थी, वो बदनीति नहीं थी, तो जज साहब ने उसको बरी कर दिया। इस तमाम तरह एपिसोड में टाइम कितना लगता है, क्योंकि हम देखते हैं कि कई केसेस कई साल तक चलते रहते हैं। इस स्पेसिफिक केस की अगर बात कीजिए तो कितना ड्यूरेशन लगा? तकरीबन इसमें भी 1 साल से पीरियड ज्यादा का लगा। अच्छा, 1 साल लगता है आपकी एक छोटी सी गलती की तलाफी के लिए। आपने गलती की, उसके बाद उसको संभालने के लिए, उसको समेटने के लिए आपको जेल भी जाना पड़ा, और जेल जाने के बाद अब जब आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, आपको बरी किया जाता है, तो उसमें भी 1 साल लगता है। तो इसको हम अगर उस तरह देखें तो अदालती निज़ाम को भी इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि अगर वो चाहते तो इस तमाम तर मामले को फौरी तौर पे निपटा सकते थे। और आज हम जिस तरह इस केस के उसने बात कर रहे हैं कि किस तरह केस ख़त्म हुआ, खारिज हुआ और उस बंदे को इंसाफ मिला, जिस बंदे ने इंसाफ के लिए दरवाज़ा खटखटाया, या उसके खिलाफ जो एफआईआर थी वो खारिज होती है, तो इस बात को भी हम आज खराज तहसीन पेश कर रहे होते कि किस तरह क्विक इंसाफ मिला। तो इस क्विक इंसाफ के लिए ये हुकूमत आई थी, और इस हुकूमत ने इस क्विक इंसाफ के लिए क्या किया है ये तो हुकूमत ही बता सकती है। जो हमारी डिस्कशन है उसके अंदर इस केस का आप तक लाने का मकसद ये है कि जब भी कोई भी काम किया करें, लिखत पढ़त जरूर किया करें। अगर इस चेक देने पर भी लिखत पढ़त होती तो फिर ये मामला जाना ही नहीं था। आपके पास प्रूफ होना था कि मैं इस जिम्मन में ये चेक दे रहा हूं, और अगर ये चेक कैश नहीं होता या चेक बाउंस होता है तो इसकी जिम्मेदारी किस पर होगी, तो ये मामला आगे जाना ही नहीं था। लिखत पढ़त भी जरूरी है, और किसी पर भी ट्रस्ट करें तो जरूर जहन में रखें कि आप इस तमाम तर मामले से निकलने के लिए आपको 1 साल भी लग सकता है। भाई साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मेरा अपने कारोबारी लेन देन के लोगों से, इन आवाम से जो बिज़नेस करते हैं, इनको मैं एक बात कहना चाहूँगा कि देखें, जब भी बिज़नेस की जाती है तो हर एक सौदे पर जो आप लेन देन करते हैं इनका कोई एग्रीमेंट बनाया करें। चेक अगर आप इशू कर रहे हैं तो लाजमी उन चेक का एक एग्रीमेंट 1 पेज का हो, उस पर आप लिख दें कि ये चेक आप क्यों इशू कर रहे हैं, फॉर व्हाट पर्पस, कि इसका पर्पस क्या है। कभी कभी ये भी होता है कि कोई अपने सिक्योरिटी चेक भी रखवाते हैं, जो कि हर बंदा अवेयर नहीं होता इस हवाले से। कोई सिक्योरिटी चेक भी देता है और पेमेंट भी दे देता है। जब वो फिर सिक्योरिटी चेक वापस लेने की कोशिश करता है तो उसे ब्लैकमेल होना पड़ता है। तो मैं अपने नाजरीन से ये कहना चाहूँगा कि जब भी कोई सिक्योरिटी चेक इशू किया करें तो उसके बैक साइड पे सिक्योरिटी लाजमी लिखा करें, क्योंकि अगर आपने सिक्योरिटी लिखा हुआ होगा तो वो चेक बाउंस नहीं होगा और उस पर कोई कार्रवाई, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है एज पर लॉ। बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन दी है। इस इंफॉर्मेशन को जहन नशीन कर लें कि जब आप हम अक्सर भाई साहब, आप एक बैंक से गाड़ी लेते हैं तो उसमें 14 चेक रखते हैं, आप अपने 14 चेक रखते हैं और उसके अंदर कोई वो नहीं करते, सिक्योरिटी का लफ्ज़ नहीं लिखते। तो आज ये जो भाई साहब ने बात बताई है बहुत ही अहमियत की हामिल है। इसको आप जहन नशीन कर लें कि जब भी कोई भी कारोबार करें, जब भी कहीं पे चेक दें, एक तो ब्लैंक चेक भी दे देते हैं मजबूरी में। ऐसे लोग, अल्लाह माफ़ करे, यहाँ पे पाकिस्तान में हैं, जब उनको मजबूरी होती है, कोई परेशानी होती है, तो वो उसको साइन करके एतमाद के थे उसके ऊपर ब्लैंक चेक भी दे देते हैं कि आप ये देखें, ये मैं दे रहा हूँ, मुझे कम से कम 50,000 की ज़रूरत है, और 50,000 लेने के लिए ब्लैंक चेक भी दे देते हैं। उनको भी खुदा का खौफ करें। आज जो एतमाद की सूरत हाल है वो इंतहाई दगरगूं है, ख़राब है। आप इसको समझने की कोशिश करें। किसी पर भी एतमाद करते हैं। ये जो केस आज हमने डिस्कस किया, ये जो बहुत ही क्लोज लोग थे तब 52 लाख का चेक दिया जाता है। अगर क्लोज लोग ना होते तो कौन किसी को 52 लाख का चेक देता है? 14 चेक आप रखते हैं। जब आपने गाड़ी लेनी होती है तो उसके पीछे सिक्योरिटी लिखा करें।
ये आपका राइट है। जब आप सिक्योरिटी लिखेंगे तो उसके ऊपर आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकेगी। चेक बाउंस की भाई साहब ने बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी भाई साहब। और आप अपने आखिर में एक पैगाम देते होते हैं अपने आने वाले वकला को, अपने स्टूडेंट्स को, तो वो भी आप पैगाम एक दे दीजिए ताकि हम इसको समेटें। और इसी जो आज का टॉपिक था हमारा, कारोबारी कैसे किया जाए, कारोबारी उसके अंदर मामलात में चेक कैसे पेश किया जाए, इस पर आप कोई अपना वन लाइनर देना चाहें तो वो। मैं अपने नए आने वाले दोस्तों के लिए, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली जो इस फील्ड में आते हैं, हर एक फील्ड टफ होती है, चाहे आप जिस फील्ड में भी जाएं, वकालत की फील्ड भी टफ फील्ड होती है। जब आप एक सीनियर वकील बनते हैं तब तक आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। स्पेशली कुछ बच्चों के जहन जो मैंने कुछ देखे, नोट भी किया है कि वो जब आते हैं तो आने के साथ ही कहते हैं कि जी हमें तो आने के साथ ही कमाई का एक ज़रिया बन जाए और आए और हम जो इस फील्ड में जहाँ भी जाएं जी हमें कुछ वहाँ पे मिले। तो मेरे इन तमाम स्टूडेंट से एक ही इल्तिजा है कि सबसे पहले आप आएँ, आप अपनी पीपलशिप कंप्लीट करें, आप अपना जो पीरियड होता है वो आप कंप्लीट करें, अच्छे लॉयर के साथ एक अच्छा लॉयर बने, खुद आप यानी पूरा टाइम वकालत में दें। वकालत के साथ कोई और जॉब्स वगैरह कोई बिजनेस नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ लोग आते हैं जो एक टाइम के लिए दोपहर को आ जाते हैं, 12-1 बज जाता है, वो चले जाते हैं। देखें, कोई वो मजबूरी का आलम है वो अलग बात है, लेकिन आपको पूरा टाइम देना है। आपने सुबह कोर्ट में रहना है, कोर्ट के बाद आपने ऑफिस में रहना है, ऑफिस में आने के बाद आपने ड्राफ्टिंग सीखनी है, केसेस की खुद ड्राफ्ट करनी है, कल की केसेस की तैयारी करनी है, केस लॉ के हवाले देने हैं, साइटेशन तलाश करने। तो ये सारे एक न्यू स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि अगर वो मुस्तकबिल में एक अच्छा वकील बनना चाहते हैं तो ये सारा प्रोसेस उनके लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच हाजी साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया। और इसी चीज़ को, बहस को कंक्लूड करने के लिए एक मैं भी मिसाल दे देता हूँ कि जैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं देखता हूँ, नाई के पास एक बच्चा जब आता है तो वो एक एक चीज़ के ऊपर वो नज़र रखता है, तो वो सबसे सादा और सबसे कह लें कि आसान काम है, लेकिन उसके ऊपर भी वो बच्चा पूरी नज़र रखे होता है। इसी तरह जो भी आप काम करें उसके ऊपर पूरी तवज्जो से करें, नहीं तो ना करें, घर बैठें और आराम करें और अपने वालिदैन का दिमाग खाएं। बाकी आप आके सीखेंगे नहीं तो कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। अगर वो कहते हैं ना, पढ़ना लिखना है तो फिर कायदे आज़म बने, खेलना कूदना है तो फिर इमरान खान बने, नहीं तो घर बैठे आराम करें। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, बहुत शुक्रिया।